आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। यहाँ पर मेरे पास बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमसे कहा गया है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज दे रखी है वो कितने वोल्ट दे रखी है, 12 वोल्ट मुझे प्रोवाइडेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है वो 0.4 ओम प्रोवाइडेड है। और इन्होंने हमसे कहा है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो हम यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ V बाई आर इज इक्वल टू आई। देन V की जगह मैं 12 यूज़ करता हूँ और R की जगह 0.4 यूज़ कर लेता हूँ। एंड आई गॉट अ मैक्सिमम करंट विच इज़ इक्वल टू 30 एम्पियर। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहा गया है कि आपके पास एक ईएमएफ है 10 वोल्ट का। तो मान लीजिए मेरे पे एक वोल्टेज है 10 वोल्ट का और मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। इस कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, हमने इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है और एक रेजिस्टेंस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो करंट है वो हमारे पास है 0.5 एम्पियर का, ये हम पे करंट है। अब इसने हमसे कहा है सबसे पहले कि इस R का वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V यूज़ करेंगे 10, I यूज़ करेंगे 0.5। और क्योंकि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो हम यहाँ पे R+3 का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ऑल रेजिस्टेंस को ऐड करते थे कुछ इस तरह। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा डेसिमल, ये 0 आ गया, ये कटा, ये 2 आ गया, 10 2 ज़ा 20 हो गया, R+3, यानी कि R का वैल्यू कितना आ गया, 17 ओम आ गया। R का वैल्यू सॉल्व हमारा बच्चों यहाँ पर। अब हम पे बच्चों यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में जो उसने हमसे पूछा है आगे क्वेश्चन के अंदर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो इस बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी। तो क्योंकि बच्चों ये बैटरी यहाँ से देखो अपने से करंट निकाल रही है, मतलब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और डिस्चार्जिंग के केस में हम वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ते हैं E-IR। तो E यूज़ करेंगे बैटरी का जो कि 10 है, I यूज़ करेंगे बैटरी का जो कि 0.5 है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 3 है। बच्चों से सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8.5 वोल्ट, यानी कि इस बैटरी के क्रॉस इतना टर्मिनल वोल्टेज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है और इस थर्ड क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। तो ठीक है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तो वो 3 रेजिस्टेंस मेरे पास ये हैं। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, और इन्हें हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा हुआ है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी कि जब सीरीज़ में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनको ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। आगे यहाँ से बढ़ते हैं, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट के साथ लगाया, तो मतलब अब मैंने इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया, या आप इसे कह सकते हो कि आपने इस कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो आप ये बताइए कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सबसे पहले, ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके 6 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर काम कर रहे हैं। तो इस सर्किट से मैं आई निकाल लेता हूँ। तो V इज इक्वल टू आई आर का स्टेटमेंट यूज़ करा, नेट वोल्टेज 12 लिखी, नेट करंट मुझे फाइंड करना है और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का ये है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा आई यहाँ से। अब इस 2 एम्पियर का मतलब क्या है कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 2 एम्पियर का निकल रहा है, मतलब यहाँ बैटरी से जो करंट निकला होगा वो 2 एम्पियर का निकला होगा और यही करंट आगे इन सब के अंदर 2 एम्पियर पास हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो ठीक है, मैं एक वन करके पकड़ता हूँ। सबसे पहले मुझे पहले वाले रेजिस्टेंस की वोल्टेज बतानी है, तो मैंने इसके लिए इक्वेशन यूज़ करी V इज इक्वल टू आई आर। तो I यूज़ करा 2, R यूज़ करा उसका 1, तो 2 वोल्ट इसका आंसर आया। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए जब मैंने वोल्ट अप्लाई करा V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर I यूज़ करा 2, R यूज़ करा 2, आंसर आया 4 वोल्ट। फिर मैंने थर्ड रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करा इसी फॉर्मूले को, V इज इक्वल टू आई आर,
तो यहाँ से मैंने I यूज़ करा 2, R यूज़ करा 3, आंसर आया 6 वोल्ट। इस तरह से मैंने तीनों रेजिस्टेंस की टोटल वोल्टेज को फाइंड कर लिया कि तीनों आ रही हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये बच्चों मेरा सेकंड रेजिस्टेंस है, और बच्चों ये मेरा थर्ड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मुझसे कहा गया है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो बच्चों ये वाला हो गया मेरे पे 2 ओम, ये वाला हो गया मेरे पे 4 ओम, और ये वाला हो गया मेरे पे 5 ओम। तो मैंने तीनों रेजिस्टेंस ले लिए 2, 4, 5। आर कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल में है। तो बच्चों इसका नेट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते थे टोटल निकालने का 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। बच्चों इसे सॉल्व करके आएगा 90/20, और हमें चाहिए टोटल, तो रेसिप्रोकल करने पर आ जाएगा 20/9 ओम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है 20/9। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर 20 वोल्ट का बैटरी इस कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों हम सबको पता है कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती है, यानी कि 5 ओम के पास भी 20 वोल्ट होगा, 4 ओम के पास भी 20 वोल्ट माना जाएगा, और 2 ओम के अक्रॉस भी 20 वोल्ट ही माना जाएगा, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस पे अब 20 वोल्ट माना जाएगा। तो फिर ये हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक से आप करंट को फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले वाले का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस का। V = IR यूज़ करेंगे, V 20 लेंगे, I मुझे वहाँ से फाइंड करना है R2। तो बच्चों ये आ गया 10 एम्पियर। तो ऊपर वाली वायर में 10 एम्पियर का करंट होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर आपका 10 एम्पियर का करंट माना जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 4 ओम के लिए, तो 4 ओम के लिए फिर से यूज़ करेंगे V = IR। तो उस पर भी वोल्टेज 20 मानी जाएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती हैं, सेम होती है। करंट माना जाएगा I2, और R कितना लेना है 4। तो बच्चों ये आ गया कितना 5 एम्पियर, यानी कि 4 ओम वाले के पास आपको 5 एम्पियर का करंट मानना है। नेक्स्ट अब मैं 5 ओम के लिए काउंट कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो V = IR यूज़ करा, V की जगह हमने 20 लिखा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। इस वायर पे करंट I3 माना गया, और रेजिस्टेंस मैंने 5 यूज़ करा। तो ये आ गया बच्चों यहाँ से 4 एम्पियर। तो यानी कि यहाँ पर मुझे 4 एम्पियर करंट मानना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैटरी से जब करंट निकला होगा ऐसे, तो वो यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड हुआ होगा, 10 में, 5 में और 4 में। तो बैटरी से टोटल 19 एम्पियर का करंट निकला होगा, जो कि आगे 10, 5 और 4 एम्पियर में डिवाइड होता है। तो टोटल करंट मेरे पास 19 एम्पियर है बैटरी से, और इंडिविजुअल करंट जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 5 ओम से 4 एम्पियर बोला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम पे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि एट दी रूम टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर इसने रूम टेम्परेचर कंसीडर करा है। मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर बाद में करूँगा। पहले देख लेता हूँ कि सारा डेटा मेरा डिग्री सेल्सियस में या कोई केल्विन में भी है। अगर केल्विन में होगा तो मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा +273 लिख करके, और अगर नहीं होगा तो मैं इसे डिग्री सेल्सियस में ही रहने दूँगा। तो इसने मुझसे कहा कि अगर इनिशियल टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है और उस वक्त आपका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, तो ये बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब आपका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। यदि हमारे पास जो कोफिशिएंट है यानी कि अल्फ़ा वो है 1.70 इंटू में 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वेश्चन आपका डिग्री में ही है, तो हम भी बच्चों इस क्वेश्चन को डिग्री में ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन बनाते हैं इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करने वाले हैं R final = R initial 1 + α∆T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फाइनल यूज़ करा 117, इनिशियल यूज़ करा 100, 1 + अल्फ़ा और टेम्परेचर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 27 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पे यहाँ से 117 हमारे पास
अपॉन में 100 इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा यूज़ करेंगे 1.70 इंटू 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब बच्चों ये वैल्यू 117 अपॉन में 100 इज -1 इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल -27। यहाँ तक बातें क्लियर है बच्चों सारी की सारी? देखो यहाँ तक हमारा सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है। इसके बाद बच्चों ये कितना आ जाएगा, 17 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1.70 इंटू में 10 की पावर -4। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा तो यहाँ भी नीचे 100 आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, 17 के 10 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा t फाइनल -27। और जब कोई पावर इक्वल टू के इधर जाएगी तो वो 10 की पावर +3 पे काउंट होगी इजिकल टू फाइनल -27। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000 होता है और ये हो जाएगा फाइनल -27, जहाँ से मेरे पास आएगा 1000, कितना 1000, आप इसे इक्वल टू के इधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1227 डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कितना माना जाएगा, 1027। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ का वैल्यू दे रखा है 15 मीटर, एरिया दे रखा है हमें 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है हमें 5 ओम। इसने हमसे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पूछी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, R इजिकल टू रो L/A। R की जगह 5 यूज़ कर लेंगे, L की जगह 15 यूज़ करेंगे और A की जगह यूज़ करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -7, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू रो इंटू में 15 और 15 2 ज़ा 30 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। तो ये मेरे इस क्वेश्चन की क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सिल्वर वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें प्रोवाइडेड है 2.1 ओम। किस टेम्परेचर पर, तो जो टेम्परेचर हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है वो है 27.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा अगर मैं आगे देख लेता हूँ कि मेरी सारी यूनिट्स डिग्री में है या केल्विन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इतना डेटा होने के बाद इसने मेरे को आगे कहा है कि एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7, यानी कि एक और रेजिस्टेंस है वो फाइनल वाला होगा 2.7 ओम और वो किस टेम्परेचर पे हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करो, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा फाइंड करो। तो कैसे करेंगे फाइंड, आइए बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। और बच्चों यहाँ पर हम फाइनल की जगह 2.7 रखेंगे, इनिशियल की जगह 2.1 रखेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा हमें फाइंड करना है और ये आ जाएगा हमारा फाइनल यानी कि 100 माइनस इनिशियल यानी कि 27.5। तो बच्चों डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये 27/21 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा 100 माइनस 27.5। और बच्चों ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 27 में से हम माइनस कर देंगे 21 को एलसीएम लेने के बाद, तो आएगा 6/21 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और इसको भी हम यहीं भेज देते हैं 100 माइनस 27.5। ओके, तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ आ गया होगा और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास अल्फ़ा आएगा इस क्वेश्चन का इतना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमसे कह रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें आप एक 230 वोल्ट का आप यूज़ करते हैं। तो याद रखना वोल्टेज जो इस क्वेश्चन में दी गई है वो 230 वोल्ट हमने सप्लाई वोल्टेज लगा रखी है और शुरू में जो करंट है मतलब इनिशियल,
आपका जो इनिशियल करंट है वो हमें दे रखा है 3.2 एम्पियर का, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद जो करंट यूज़ करा गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ करा गया है, देखिए यहाँ पर वो यूज़ करा गया है स्टडी वैल्यू पर। थोड़ी देर के बाद जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो यूज़ करेगा 2.8 एम्पियर। करंट में अलग अलग वैल्यू आने का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहे हैं दोनों सिचुएशन पे। तो पहले हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं V=IR का स्टेटमेंट। तो मैं इनिशियल रेजिस्टेंस वहाँ से निकाल लूँगा V/I करके इनिशियल रख के, और फिर यहाँ लगा लूँगा V=IR। तो मैं यहाँ पर भी V/I कर लूँगा, क्योंकि दोनों बार मैंने वोल्टेज तो वही रखा, बस जो करंट है वो सर्किट में चेंज हुआ है। पहले 3.2 था और अब 2.8 है। इसका मतलब सर्किट ने अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर्ड करा दोनों केस के लिए, पर बैटरी तो उतनी रही। इसलिए मैं दोनों ही केस पर यहाँ पर 230 वोल्ट का यूज़ करूँगा और जो करंट है वो 3.2 यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं वोल्टेज 230 वोल्ट ही यूज़ करूँगा और करंट यूज़ करूँगा 2.8। बच्चों इस वैल्यू को सॉल्व करके, इनिशियल को सॉल्व करके आएगा 71.8 ओम, और इसे सॉल्व करके जो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 82.1 ओम, ठीक है। अब यहाँ से आगे, अब इसमें कहा गया है हम लोगों को कि ये बताइए कि यदि इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि इनिशियल टेम्परेचर मान लो मेरा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा यदि आपको अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 1.70 इंटू 10⁻⁻4। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा यूज़ करेंगे, R इनिशियल इज इक्वल टू R फाइनल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ हो जाएगा इनिशियल की जगह इनिशियल का वैल्यू 71.8, फाइनल की जगह फाइनल का वैल्यू 82.1, 1 प्लस अल्फ़ा की जगह यूज़ करेंगे 1.70 इंटू 10⁻⁻4 और चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ लिखेंगे हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 27 होता है। और बच्चों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करा था बिल्कुल वैसे ही हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आपका फाइनल टेम्परेचर इतना ही आ रहा है। तो वीडियो पॉज कर ली होगी आपने। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों आपका आंसर आया होगा 867 पर डिग्री सेल्सियस। तो यह आ गया आपका 867 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। कुछ ये सर्किट है और इसकी हर एक ब्रांच पे हमसे करंट पूछा गया है। बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल व्हीट स्टोन की तरह लगता है जो कि बैलेंस्ड होता है, पर एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस सर्किट है। तो बैलेंस सर्किट होने के लिए कंडीशन होती थी कि इस साइड का रेजिस्टेंस और इस साइड के रेजिस्टेंस का जो रेशो है यानी कि 10/5 ये बराबर आना चाहिए इस साइड का जो रेजिस्टेंस है और इस साइड के जो रेजिस्टेंस है उसके रेशो के, और ये रेशो है 5/10। ओके, तो ये वैल्यू कट के आ रही है 2/1, ये वैल्यू कट के आ रही है 1/2। इसका मतलब ये रेशो इक्वल नहीं है। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। तो अगर अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है तो अब हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पर लूप्स बनाएंगे। तो पहला लूप मैं ऐसे बना लूँगा ऐसे, दूसरा लूप मैं ऐसे बना लूँगा ऐसे, ठीक है, और एक लूप मैं बाहर वाला ले लूँगा ऐसे, और जो भी 3 इक्वेशंस आएंगी उनका सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। तो चलिए हम सर्किट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने ये सर्किट यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों आप ऐसे मानो कि जो बैटरी है यहाँ से जो करंट हमारा ड्रॉन हुआ है वो सपोज़ I1 करंट हमारा यहाँ से ड्रॉन होता है। तो ये करंट हमारा I1 है जो बैटरी से निकलता है, और यहाँ पर A पे पहुँचने के बाद उसे 2 वे मिलते हैं। जब उसे 2 रास्ते मिलते हैं तो वो यहाँ पे डिवाइड होता है। तो मान लेते हैं कि इस वाले रास्ते पे वो I2 करंट भेजता है और नीचे वाले इस रास्ते पर ये I3 करंट का ड्रॉन करवाता है। तो दोनों तरफ हमारे करंट चले गए I2 एंड I3। एंड देन जब I2 करंट आगे पास होता है तो B पॉइंट पे फिर से उसे 2 रास्ते मिलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो करंट जा रहा है ये सपोज़ मेरा I4 करंट जा रहा है, I4, और अब जो बचा हुआ करंट है वो इधर चले जाता है, और इधर जो बचा हुआ करंट होगा वो कितना एज्यूम करेंगे, I2 - I4 एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
अब I4 वाला करंट ऊपर से आ रहा है और I3 वाला करंट नीचे से आ रहा है। तो जब ये दोनों करंट I4 ऊपर से आ रहा है एंड I3 नीचे से आ रहा है, तो फिर जो मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब वो जो होगा, अब जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो होगा वो चलेगा हमारा I3 प्लस I4। ये हमारा यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए मैंने किस तरह से करा है। बैटरी से I1 करंट निकला है, देन वो I2 और I3 में डिवाइड हुआ है। I2 करंट B पॉइंट पे जाता है, वहाँ भी दो रास्ते हैं, फिर से वहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर D पॉइंट पर दो तरफ से करंट आता है, I3 और I4 से, तो वो ऐड होकर के DC वायर की तरफ चले जाता है, I3 प्लस I4। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस यूज़ कर लेता हूँ, कुछ लूप्स बनाता हूँ और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोजिशन ऑफर करता है। तो मान लेते हैं कि 10 ओम वाले ने यहाँ पर करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करा पॉजिटिव और इसके बाद प्रोवाइड करा हमने नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर अपोजिशन प्रोवाइड हुआ होगा पॉजिटिव और इसने यहाँ पर प्रोवाइड करा होगा नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। इस वाले रेजिस्टेंस ने भी यहाँ पर प्रोवाइड करा होगा पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा होगा नेगेटिव। इसने भी यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा होगा पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा होगा नेगेटिव। यहाँ पर भी हमें क्या प्रोवाइड हुआ होगा पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे क्या प्रोवाइड हुआ होगा नेगेटिव। सिमिलर एक और है हमारे पास, बैटरी को तो आपको पता ही है, ये माइनस होता है और ये वाला टर्मिनल प्लस होता है। एंड देन बच्चों ये भी हमारा पॉजिटिव रहा होगा और ये भी हमारा क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। तो ये हमारा करंट का टोटल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन विद साइन है। अब मैं यहाँ पर लूप सेलेक्ट करता हूँ। सो गाइज़, हम जो यहाँ पर लूप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट लूप जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं ABDA। कौन सा? ABDA, मतलब ये वाला लूप ABDA। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। A से B की तरफ अगर आप चलते हैं तो आप प्लस से माइनस गए हो, इसलिए हमें माइनस का 10 I2 लिखना चाहिए। फिर B से D की तरफ जाओगे तो प्लस से माइनस गए हो, इसलिए हमें माइनस का 5 I4 लिखना चाहिए। फिर आप D से A की तरफ आए हो, इसलिए बच्चों हमें प्लस का 5 I3 लिखना चाहिए और लूप कंप्लीट हो जाने पर आपको 0 लिखना चाहिए। ओके, यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा I3। तो 10 I2 को इक्वल टू के इधर ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा। 5 से आप डिवाइड कर रहे हो तो कॉमन ले रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो हो जाएगा 2I2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का I4। ओके बच्चों, एक बार खुद से भी इक्वेशन बना के चेक करो क्या आपकी यही इक्वेशन बन रही है या वेरी करती है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया है। अब बच्चों मैं जो दूसरा लूप यहाँ पर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ वो सिलेक्ट कर रहा हूँ BCDB। कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ? BCDB। बच्चों ये वाला लूप मैं यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ BCDB, ऐसे। ठीक है, तो चलिए इस लूप की भी इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों जब मैं B से C की तरफ गया तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा माइनस का 5 I2 माइनस I4। फिर जब बच्चों मैं C से D की तरफ जाऊँगा तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस करके लिख दूँगा 10 I3 प्लस I4। अब बच्चों मैं D से B की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस का 5 I4 और लूप क्लोज होने पर इक्वल टू 0। बच्चों इस इक्वेशन को भी मैं बहुत अच्छे से लिख लूँगा। तो पहले मैं सारे I2 वाले लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे I2 वाले सॉल्व होके आएंगे माइनस 5 I2। अब मैं यहाँ पर I3 वाले लिख लेता हूँ प्लस 10 I3। अब मैं I4 वाले लिख लेता हूँ। तो पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 I4, ये भी प्लस I4 है तो 10 I4 और फिर ये भी जाएगा तो 20 I4। तो ये आ गया मेरा 20 I4 इज इक्वल टू में 0। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को करा था, तो ये हो जाएगा माइनस का I2 प्लस का 2 I3 प्लस का 4 I4। ओके, और अब इक्वल टू के इधर भेजेंगे हम। तो जब हम इक्वल टू के इधर इक्वेशंस को भेजेंगे वो हो जाएगा हमारा I2 इज इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4। ओके बच्चों, ये मेरा सेकंड इक्वेशन आएगा। बच्चों आप खुद से भी अपना एक इक्वेशन बना के देखो
और मुझे बताओ क्या आपका इक्वेशन इससे डिफ़र आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन आपका ऐसे ही बनना चाहिए जैसे मेरा बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है I3 इजिकल टू 2I2 प्लस I4 और सेकेंड इक्वेशन बन रहा है I2 इजिकल टू 2I3 प्लस 4I4। ओके, एंड बच्चों लास्ट में जो लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट लूप वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ABCFEA ये लूप मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, ABCFEA, तो चलते हैं इस लूप के अकॉर्डिंग। A से B चलेंगे तो यहाँ यूज़ करेंगे माइनस का 10I2। B से C की तरफ आएंगे तो यहाँ यूज़ करेंगे माइनस का 5I2 माइनस I4। फिर हम C से F की तरफ आएंगे, हमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं मिलता है। F से E की तरफ जाने पर बैटरी, तो माइनस से प्लस गए तो इसलिए यहाँ पर प्लस का 10 लिख लेंगे। फिर रेजिस्टेंस मिला तो माइनस का 10I1 लिख लेंगे। एंड देन वी मूव टू A, तो क्लोज लूप पर हम क्या लिख लेते हैं 0। अब इस इक्वेशन को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। पहले हम यूज़ करते हैं 10I1, इसको मैंने पहले लिख दिया 10I1। इसके बाद मैं I2 वाले लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 15I2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं I4 वाला लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस का 5I4 प्लस का 10 इज इक्वल टू पे क्या चलेगा 0 चलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्लियर बच्चों इतना? आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2I1 माइनस का 3I2 प्लस का I4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आप सबको ये बात क्लियर है बच्चों? ओके, और एक बात बताइए, अगर मैं इनको इक्वल टू के इधर ले जाता, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू के इधर ले जाता तो क्या ये इक्वेशन, जल्दी से बताना मुझे सबके सब, अगर इक्वल टू के इधर ले जाता तो क्या ये इक्वेशन ऐसा होता 2I1 प्लस 3I2 माइनस I4 माइनस 2, क्या ऐसा होता? तो ये है मेरा थर्ड इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर बना दिया। तो बच्चों मैंने 3 इक्वेशंस बनाई हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसी को बनाई है, सेकंड इक्वेशन बच्चों इस क्वेश्चन की मैंने ये तैयार करी है, एंड फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसकी ये तैयार करी है। तो मेरे पास 3 लूप थे, मैंने तीनों लूप का आपके सामने इक्वेशन बना दिया है। अब मैं इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करूँगा, तो देखते जाइएगा। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो पहले नोट कर लेना, नहीं करा हुआ है तो पहले जल्दी से इसे नोट करो। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को रफ करता हूँ और अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हमें ये 3 इक्वेशनें अभी तक मिली थी, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, सेकंड इक्वेशन में I2 का वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं I1 में जाके रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मैं सेकंड इक्वेशन में मेरे पे I2 का वैल्यू है और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में जाके जब रखूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है I3 इज इक्वल टू 2। अब I2 की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन पे थी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और ये आ गया मेरे पे कुछ इस तरह का इक्वेशन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पे आएगा I3 इज इक्वल टू 4I3 प्लस 8I4 प्लस I4, ऐसे ही आएगा बच्चों। तो बच्चों I3 वाले एक तरफ कर देते हैं, I4 वाले एक तरफ कर देते हैं पूरी तरह से, I3 वाले एक तरफ कर देते हैं, I4 वाले एक तरफ कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये हो जाएगा माइनस का 3I3 और ये हो जाएगा 9I4। ओके, एंड बच्चों यहाँ से मेरे पास I3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से I3 का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी कि I3 आ गया है माइनस ऑफ 3I4। ये है बच्चों मेरा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्या करा है इस इक्वेशन को बनाने के लिए, सेकंड इक्वेशन में I2 का वैल्यू है, उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में जाके रख दो। तो ये रख दिया मैंने और मुझे यहाँ से I3 मिल गया I4 के टर्म्स में। इसको मैं अपनी फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो I3 है वो माइनस टाइम है 3 ऑफ I4 के। क्लियर? चलिए यहाँ से अगला कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों हमें जो ये फोर्थ इक्वेशन मिली है, इस फोर्थ इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ, पुट I3 फ्रॉम इक्वेशन 4 into 1।
मैं I3 मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है, फोर्थ इक्वेशन में जो I3 का वैल्यू मिल रहा है, मैं इस वैल्यू को अपने फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट कर देता हूँ। तो मैं जब ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ से एक और वैल्यू मिलेगी, -3I4, क्योंकि मैंने I3 का वैल्यू जाके रखा है वहाँ पर, 2I2 + I4। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसका कैलकुलेशन बना लिया और मेरे पास I2 = -2I4। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आपका भी यही इक्वेशन बन रहा है वैल्यू रखने के बाद? फोर्थ इक्वेशन में जो I3 है उसको जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी I2 की। अब यहाँ से आगे का अगला कैलकुलेशन करते हैं। अब बच्चों देखो, मैं यहाँ पर बस एक और इक्वेशन बना रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। ये देखिए, बैटरी से जो करंट आया था वो आया था I1। यहाँ देखना डायग्राम में, यहाँ पे बैटरी से जो करंट आया था वो कितना आया था? I1। और ये I1 करंट दो भागों में डिवाइड हो गया था। इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि जो I1 करंट है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, I2 + I3 में। ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था ना, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट बराबर होता है लीविंग करंट के। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? सिक्स्थ इक्वेशन यहाँ पर मेरा तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिक्स्थ इक्वेशन भी अपना तैयार कर लिया। मैं दोबारा से अपनी सिक्स्थ इक्वेशन को, ठीक है, पुट I1 कहाँ से? सिक्स्थ इक्वेशन से। जो सिक्स्थ इक्वेशन में I1 है इसको पुट करता हूँ किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोबारा से एक बार। तो जल्दी से बताओ मुझे कि जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में जा कर के पुट करेंगे, किस में जाके पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करेंगे, तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों ये वैल्यू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में नहीं जाएगा, ये जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि सारी वैल्यू तो आप 1 में डाल दोगे। 3 में डाल के बताओ। तो अगर बच्चों इस वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में जाके रखूँगा तो मेरे पास आना चाहिए 3I2। आगे बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करके। प्लस I2 + I3 -I4 -2 = किधर भेज दूँ इसे? +2 कर दूँ? जल्दी से बताओ कितना आया? 5I2 + 2I3 -I4 = 2। तो बच्चों अगर आपकी यही इक्वेशन आती है, जब आप इसको उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपकी एक सेवन्थ और एक लास्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर I2 को पहले ही सॉल्व करा हुआ है I4 की टर्म्स में, और बच्चों I3 को भी पहले ही सॉल्व करा हुआ है I4 की टर्म्स में। देखो, ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यू को नीचे यहाँ पर पुट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि मेरे पे क्या आंसर यहाँ से आएगा। आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ? तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पुट करा, I2 की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ -2I4, I3 की जगह पर यूज़ कर रहा हूँ -3I4, I4 मेरे पास है = 2। ठीक है, मैंने इन दोनों वैल्यू को यहाँ से उठा करके यहाँ इस इक्वेशन में रख दिया। I3 और I2 की जगह पे मैंने उन इक्वेशंस को रख दिया। एंड बच्चों अब आपको पता ही है, हम 5 2 10 करेंगे, -2 है तो उसकी मल्टीप्लाई भी हो रही होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ इन इक्वेशंस को। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हमें क्लियर होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन अब मुझे मिलेगा मैं उसको अलग ही लिख लेता हूँ फटाफट से ऊपर। तो मुझे जो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा वो मिल के आएगा 5 2 10, यानी कि -10I1 -10I4, सॉरी, यह आ जाएगा 3 2 6 -6I4 -I4 = 2। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं, यह आ गया मेरे पे 17I4 माइनस में = 2। यही आएगा मल्टीप्लाई करके बच्चों।
और बच्चों यहाँ से मेरे पास I4 का वैल्यू आ गया, और I4 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -12/17। कितना आ रहा है? -12/17। अगर I4 आ गया तो I3 और I2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा वैल्यू होगा इनको ही मैं यहाँ पर I4 की जगह पे और दोबारा से इसी इक्वेशन में I4 की जगह रखूँगा। अगर ऐसा होता है, आप रखो फटाफट से, मुझे बताओ I3 कितना आ रहा है। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6/17 आना चाहिए एम्पियर। और जब आप इस वैल्यू को I2 में जाके रखेंगे तो ये आ जाएगा 4/17 एम्पियर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने I4, I3, I4, I3, I2 को फाइंड कर लिया है। एंड बच्चों मैं समझता हूँ कि अब आप I1 को भी फाइंड कर लेंगे। I1 को फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 6 का, जिसमें I1 निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करा गया है। तो मैं थोड़ा सा सर्किट इक्वेशन थोड़ी रफ़ कर लूँ ऊपर की, क्योंकि अब मुझे इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं, I3 आ गया, I3 भी रफ़ कर देते हैं, और I2 भी आ गया, I2 भी हम रफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखता हूँ। तो ये है I1 = I2। I2 निकाला है आपने 4/17 एंड I3 निकाला है आपने 6/17। तो आंसर आ गया 10/17 एम्पियर। ओके, तो बच्चों आपके पास सारे करंट आ चुके हैं, I1, I2, I3, I4। अब आप किसी भी ब्रांच का यहाँ पे करंट बता सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया था हर एक ब्रांच का करंट बताओ, तो आप हर एक का बता सकते हो। ये देखो ये रहा I1, ये देखो ये रहा I2 और I3, और ये देखो ये रहा इसका I4। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दिया हम कैसे करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पे क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसमें इन्हें मीटर ब्रिज, तो बच्चों एक मीटर ब्रिज का कनेक्शन है। आपको याद होगा मीटर ब्रिज में जो हम फॉर्मूला निकालते थे वो ऐसे निकालते थे, लेफ़्ट गैप पे जो रेजिस्टेंस है अपॉन में राइट गैप में जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू लेफ़्ट साइड से जो बैलेंस पॉइंट है अपॉन में 100 - L1 राइट साइड से जो बैलेंस लेंथ है। ऐसे ही डिस्कस करा था हमने बैच में, थ्योरी क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को कह रहा है द बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो आपको बैलेंस लेंथ मिलती है वो मिलती है 39.5 सेंटीमीटर। L1 मिल गया। वैन रजिस्टर Y इज़ 12.5, तो आपको याद होगा ये जो Y रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमारा राइट गैप का रेजिस्टेंस है R2 का, और ये हमें कितना दे रखा है 12.5 ओम। अब मुझे कैसे पता चला कि ये Y वाला जो रेजिस्टेंस है ये राइट गैप का ही रेजिस्टेंस है? क्योंकि इस क्वेश्चन की पहली लाइन पे लिखा गया था फिगर 3.27, और अगर आप एनसीईआरटी की बुक में फिगर 3.27 को जाके देखोगे तो फिगर 3.27 आपको थ्योरेटिकल सेशन में जाके मिलेगी इसके, जहाँ पर एनसीईआरटी ने अपना मीटर ब्रिज का टॉपिक आप लोगों के लिए लिखा था। तो मैं फिगर नंबर 3.27 को एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ कि जो Y वाला रेजिस्टेंस है वो आपका राइट गैप का होता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये 3.27 आपको दिख रहा है ना पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो R और S है ना, तो R X होता है और S Y होता है। R S होता है और S क्या होता है, Y होता है। याद रहेगा ये चीज़ तुम्हें, याद रहेगी ना ये चीज़ तुम्हें? तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि वो वहाँ पे X और Y क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि X और Y जो है मेरे पास वो ये है। तो ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ। चलो फटाफट से मुझे यहाँ पर वैल्यू रख के बताओ R1 कितना आएगा। कैलकुलेट करो तुम लोग फटाफट, वीडियो पॉज करके। कितना आया R1, वैल्यू रख के यहाँ पे। तो R1 का वैल्यू आपने निकाला होगा 12.5 की मल्टीप्लाई कर दी होगी 39.5 से, और 100 में से L1 माइनस करोगे तो आएगा 60.5। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 8.2 ओम। ओके, तो आप सब बच्चों का इतना पहले पार्ट का जवाब आ रहा होगा, ए पार्ट का जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी में आगे कहा गया है कि हम थिक कॉपर स्ट्रिप का क्यों यूज़ करते हैं। तो शायद मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि हम थिक
थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज़ क्यों करते हैं? तो मैंने आपको बताया था थिक कॉपर स्ट्रिप के बहुत सारे यूजेस थे, जिसमें से एक यूज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, किस लिए? कि हम नेगलेक्ट कर सकें रेजिस्टेंस को। बताया था मैंने आपको बैच में, हम नेगलेक्ट कर सकें रेजिस्टेंस को अपनी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के अंदर नेगलेक्ट कर सकें उसके रेजिस्टेंस को। अब कैसे नेगलेक्ट करा हमने, तो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था, ठीक है, पूरी बात समझाई थी कि जो असल में लेफ़्ट गैप या राइट गैप का रेजिस्टेंस होगा वो बनेगा कॉपर प्लस जो भी आप रेजिस्टेंस लगाते हो। तो अगर आप इसे नेगलेक्ट करना चाहते हो तो थिक लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूले में चलता है रो एल बाई ए। थिक लोगे तो एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, छोटी वैल्यू को ही तो नेगलेक्ट करोगे, इसलिए हम यहाँ पर नेगलेक्ट करने के लिए अपनी कैलकुलेशन में थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों इसके बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ़ एक्स और वाई आर इंटरचेंज। अगर आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो बैलेंस लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बच्चों बैलेंस लेंथ भी उल्टा हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला कैसे चलता है, R1/R2 इज इक्वल टू L1 में 100 माइनस L1, ऐसे ही चलता है ना। यानी कि R1 L1 से बैलेंस है, R1 L1 से बैलेंस है। अगर आप इसे उल्टा कर दोगे R1/R2 तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो इंटरचेंज करने पर क्या होगा, बैलेंस लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी, बैलेंस लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। जैसे आपने मान लो R1 की जगह R2 को रख दिया तो अब ए पॉइंट की तरफ से पहले कितना था, 39.5 पे मिल रहा था ना, लेकिन ये तो तब मिल रहा था जब तुमने R1 रखा था वहाँ पर, तो अब तुमने R1 नहीं रखा तो ये भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, जो R2 वाली साइड से था, और R2 वाली साइड से कितना मिल रहा था कैलकुलेशन में, 60.5। तो अब ये वाली बैलेंस लेंथ पे आपका बैलेंस होना होगा सर्किट, यानी कि पहले L1 इसको ले रहे थे ए पार्ट में, अब L1 इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ को समझाया था ना, पहले आप इसे ले रहे थे L1, अब आपको ये वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये है 60.5, तो अब यहाँ से होगा बैलेंस लेंथ। ओके, तो रेजिस्टेंस इंटरचेंज करने से बैलेंस लेंथ भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके, चलिए इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों इसके सी पार्ट में हम लोगों से कह रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कैसे बैलेंस लेंथ इंटरचेंज हो जाएगी। बच्चों याद करो, हमारे पास इस तरह से होता था मीटर ब्रिज, आपको याद आएगा डायग्राम देखो भाई, ऐसे ही तो डिस्कस करते थे ना थ्योरी क्लासेस में, यही डिस्कशन हुआ था हमारा। क्लोज करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये R1 है जिसे हम X कह रहे हैं, ये R2 है जिसे हम Y कह रहे हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगता था जॉकी के साथ। तो बच्चों ये वाली जो लेंथ है वो इसे बैलेंस करती थी, बैलेंस मतलब इसके बराबर होती थी, बैलेंस मतलब इसके बराबर होती थी। तो जब R1 यूज़ करा था, ये ए पॉइंट है, जब R1 यूज़ करा था तो ए पॉइंट से 39 पॉइंट कितना था, 39.5 था ना क्वेश्चन में ए पार्ट में। तो जब R1 लगाया था तो यहाँ पर बैलेंस लेंथ 39.5 थी। अब R1 नहीं लगा रहे हम, अब क्या लगा रहे हैं, R2। तो R2 यहाँ पे जो बैलेंस कर रहा था वो कर रहा था 60.5 को। अब आप इसे इंटरचेंज कर रहे हो तो क्या होगा, लेंथ भी इंटरचेंज होंगी ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप असल में क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्चुअल में देखो क्या करते हो, यहाँ पर R2 ले आओगे तो ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी, 60.5, और यहाँ पे आप R1 ले आ रहे हो तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 39.5, क्योंकि वो रेजिस्टेंस सिर्फ 39.5 को बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो अब ए पॉइंट से बैलेंस लेंथ जो हो जाएगी वो 60.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इफ़ गैल्वेनोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज। तो ये तो हमने बैच में भी डिस्कस करा था कि गैल्वेनोमीटर और अगर इस बैटरी को आपस में इंटरचेंज भी कर दें, मतलब यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, ठीक है, तो इंटरचेंज कर देने पर कोई फ़र्क सर्किट में नहीं पड़ेगा। तो सी पार्ट का आप क्या जवाब लिखोगे, इन दिस केस गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो करंट। थ्योरी क्लासेस में हमने यही डिस्कस करा है ना
गैल्वोमीटर में तो करंट ही नहीं होता, तो अगर आप गैल्वोमीटर लगाओगे या ना लगाओ या उसे आपस में इंटरचेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि आपके पास एक ईएमएफ है। तो हमारे पास एक बैटरी है 8 वोल्ट की, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.5 ओम। इस बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट, हम इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, मतलब करंट यहाँ से निकल रहा है सर्किट में और ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस का भी यूज़ करा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने 15.5 ओम का। कितने का? 15.5 ओम का हमने यहाँ पर लगा रखा है हिसाब किताब, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट में करंट है। सबसे पहले कह रहा है आपसे व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कह रहा है बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। तो क्योंकि ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है, क्योंकि ये जो बैटरी है ये दिख रही होगी ना आपको स्क्रीन पे बच्चों, अब की बार ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है। और जब भी चार्जिंग का केस है तो हमने क्या डिस्कस करा था क्लास में, बताओ, E प्लस आई आर डिस्कस करा था। तो ठीक है, आपको यहाँ पर E की जगह 8 रखना है, I आपने निकाला नहीं है अभी तक, और R की जगह 0.5 रखना है। तो सबसे पहले तो आपको I निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो चलिए यहाँ पर I को फाइंड करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर KVL का यूज़ करता हूँ, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये टर्मिनल बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, और रेजिस्टेंस का ये एंड माइनस कंसिडर होगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव कंसिडर होगा, और ये क्या कंसिडर होगा, माइनस। और मैं लूप को यहाँ से ऐसे लेता हुआ इधर आऊँगा। तो मैं ठीक है इस पॉइंट से चलता हूँ, ए से B की तरफ चला, कुछ नहीं मिला, C की तरफ जाऊँगा, फिर D की तरफ जाऊँगा। तो बच्चों करंट को सॉल्व करने के लिए मैं जो लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ABCDA, और मैं इसी लूप के अकॉर्डिंग अपना करंट इक्वेशन फाइंड करूँगा। बच्चों मैं A से B गया, मुझे कुछ नहीं मिला, B से C जाने पर मुझे बैटरी मिलती है, प्लस से माइनस गया इसलिए माइनस, फिर रेजिस्टेंस मिलता है तो प्लस से माइनस गया तो इसलिए प्लस या माइनस लिखेंगे। C से D आया, कुछ नहीं मिला, फिर दोबारा जब मैं गया तो मुझे प्लस से माइनस मिला, तो मैं दोबारा से इसको माइनस करके लिख देता हूँ 15.5 को I करते हुए। फिर आगे बढ़ा बैटरी, तो बैटरी मिली 120 की, तो 120 यहाँ पर लिख दिया, और होल लूप पे आने पर 0 करते हैं। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके कि आपका I कितना आ रहा है, 112/16 आ रहा है क्या? देखो 15 में 0.5 जोड़ोगे तो 16, और 120 में 8 हटाओगे तो 112। सॉल्व करके आपका कितना आएगा, 7 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे जाना है कैलकुलेशन में, और यहाँ पे लिख देना है 7। तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 5 = 35, यानी कि 3.5 हो गया। और ये वैल्यू सॉल्व होके जो आ रही है वो आ रही है 11.5 वोल्ट। कितनी आ रही है, 11.5 वोल्ट। तो ये हमारे पास इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन ए पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट पे, और पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट पे आपको याद होगा 2 तरह के हमारे पे क्या रहती थी, कन्फिग्रेशन रहती थी 2-3 प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है इसमें हमें सेल ऑफ ईएमएफ, मतलब एक ईएमएफ दे रखा है 1.25 वोल्ट का, और उसका जो बैलेंस लेंथ है वो हमें प्रोवाइड करा हुआ है 35 सेंटीमीटर का। अनदर सेल इज़ रिप्लेस बाय, दूसरे सेल के बारे में इसने हमें नहीं बताया है, लेकिन उसका जो बैलेंस लेंथ है वो हमें दे रखा है 63 सेंटीमीटर का। तो बच्चों यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर का वो यूज़ करेंगे E1/E2 = L1/L2, ये यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, इसे फाइंड करते हैं। E1 की जगह 1.25 लिखा, E2 मुझे अननोन है, फाइंड करना है। L1 की जगह 35 लिखा, L2 की जगह 63 लिखा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आपका E2 कितना आया। कर लिया कैलकुलेट वीडियो पॉज करके? आपने कैलकुलेट करा होगा तो बच्चों ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये निकल के आएगी 2.25 वोल्ट, राइट। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा था नंबर डेंसिटी, ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या होती थी, याद है आपको, स्मॉल n। तो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो दे रखी है 8.5 × 10⁻28। हमने थ्योरी क्लासेस में यही चीज़ें डिस्कस करी थी कि हमारे पास इतना ही आता है छोटा n। आगे, हाउ डज़
एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, यानी कि टाइम निकालना है आपको, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो वायर का लेंथ है वो इस क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। अब बस आपको स्पीड निकालनी है। तो ये हमसे यहाँ पर कह रहा है कि द एरिया दे रखा है उसने हमें वायर का 2 × 10⁻⁶, करंट दे रखा है उसने वायर का 3 एम्पियर, और हमें स्पीड निकालनी है। तो बच्चों स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे NEAVD, जैसे कि NCERTs की बुक में फॉर्मूला था। और यहाँ से हम लिखेंगे I = NEA = में कौन, VD। I का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास 3 है। n की जगह हम रख देंगे 8.5 × 10⁻28। यहाँ पर हम e की वैल्यू यूज़ करेंगे 1.6 10⁻⁻19, और बच्चों यहाँ पर a रखा जाएगा 2 × 10⁻⁻6। और बच्चों यहाँ से पूरी कैलकुलेशन करके vd निकाला जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट होकर के आया वो आया होगा 1.1 × 10⁻⁻4। इतना ही आया बच्चों कैलकुलेट करके पूरा। अब इतना आने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं, और जब 3 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.72 × 10⁻4 सेकेंड। बच्चों अगर आपको कैलकुलेशंस को लेकर के किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, और बैच में भी आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ओवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज को।